अस्सलाम वालेकुम, मैं सर हसन लतीफ़ एक दूसरी वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। इस वीडियो का जो हमारा टाइटल है वो है कि व्हाई मैथ इज़ इम्पोर्टेंट एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स। इनसे रिलेटेड मैं कुछ सवाल लेकर आया हूँ जो मैं अपने प्यारे टीचर सर इमरान जावेद साहब से करूँगा और देखते हैं उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम सर, जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। जी सर, जैसा कि आपने देखा कि टॉपिक जो है हमारा कि व्हाई मैथ इज़ इम्पोर्टेंट एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स। इनसे रिलेटेड कुछ मेरे क्वेश्चंस हैं जो मेरे भी हैं, समझ लें कि कुछ स्टूडेंट्स के भी हैं। ओके। तो इनके मुतालिक देखते हैं कि आपकी क्या राय है। जी। जी, पहला सवाल है मेरा कि हम मैथ को फाउंडेशन ऑफ ऑल साइंसेस क्यों कहते हैं? देखिए, आपको कुछ भी करना है तो आपको पहले प्लान करना है। आप ज़िंदगी की कोई डोमेन ले लीजिए। हुँ, जब आपको पहले प्लान करना है तो अगर आप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो आप उसके पहले मैप्स बनाएंगे, आप एंगल और बाकी सारी चीज़ें उससे मिलती जुलती यूज़ करेंगे। आपको पूरा उसका स्केच बनाना है, आपको ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स यूज़ करने हैं तो आपका स्केच बनेगा। बिल्कुल। अब फिज़िक्स में चले जाएं। फिज़िक्स का कौन सी थ्योरी होगी, कौन सा एक्सपेरिमेंट होगा जो कि मैथमेटिक्स की लैंग्वेज के बिना पूरा हो सकता है। आप कंप्यूटर साइंस में चले जाएं, जो आपकी प्रोग्रामिंग हो या आपके इसके अलावा भी कोई भी कंप्यूटर डायमेंशन हो, क्या आप मैथ के बिना उधर काम चला सकते हैं? मुश्किल है। मुश्किल है। तो इसी तरह से जब आपने कोई मेडिकल साइंस की कोई इनोवेशन या डेवलपमेंट होनी है तो अगर मशीन रिलेटेड है तो पहले उसका सारे की सारी का डिज़ाइन बनेगा। उस डिज़ाइन के बाद उसमें आप उस पूरे को सिमुलेट करेंगे और फिर उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाली साइड पे जाएंगे। तो दरमियान में अगर आपका मैथ नॉलेज यूज़ नहीं होगा तो कैसे चीज़ चल पाएगी? तो आप किसी भी शोबे में, आपने गौर किया होगा कि मैथ हर डिग्री में पढ़ाया जाता है। बिल्कुल, ये इसलिए पढ़ाया जाता है कि उस सब्जेक्ट के लोगों को इस लैंग्वेज की आदत हो और जब वो एडवांस लेवल पे जाके इसके इस्तेमाल की ज़रूरत महसूस करें तो वो इसमें अपनी लर्निंग को इस लैंग्वेज की बेसिक्स के साथ आगे लेके जा सके। तो सही है। आपकी ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, वो जो मैथ वालों के साथ वो कुछ छेड़खानी भी की जाती है कि हर चीज़ को सपोज करते हैं। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर आप ज़िंदगी के सारे हकायक ले लेंगे तो आप किसी भी चीज़ का मॉडल नहीं बना सकते। तो हम करते क्या हैं कि उनमें से कुछ चीज़ों को छोड़ के, कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ को टेकअप करके कि हम इनके अलावा जो फैक्टर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा होगा तो हम इनकी हद तक इसको मॉडल करेंगे। तो आपकी जो ज़िंदगी की सारे के सारे काम है पहले पेपर वर्क से होंगे। हुँ, हुँ। आपको उसका कोई खाका बनाना पड़ेगा और इस दौरान में जैसे जैसे आप आगे चलते चले जाएंगे तो आपकी जो सिंबल्स, आपकी नोटेशंस, जो कि सारी मैथ है, उसके बिना गुजारा नहीं होगा। इसलिए बुनियादों में भी है, कभी इसको मदर ऑफ ऑल साइंसेज का नाम भी दिया जाता है। तो जो डेवलपमेंट होगी वो मैथ की लैंग्वेज के बिना नहीं होगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक सर, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि मैथ किस तरह से हमारी जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं या हमारी क्रिटिकल थिंकिंग है, इसको शेप देती है? देखिए, जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं, डिसीजन आपके दो तरह के होते हैं। एक में आपको कंडीशन सारी की सारी दे दी जाती हैं हुँ, हुँ। और दूसरी में अनसर्टन कंडीशंस होती हैं। अब दोनों को हम जब कवर करते हैं तो मैथ के लोगों को हम कैलकुलस पढ़ाते हैं, लीनियर अलजेब्रा पढ़ाते हैं और इन दो सारी चीज़ों की बुनियाद बना के हम आगे चल के इनको कोर्सेज पढ़ाते हैं ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी का। ठीक है। जो ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी में जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, वो आपका वो मकसद होता है जिसको आप हासिल करना चाहते हैं। और अब जिंदगी हो या कोई भी मामला हो तो आप पे कोई ना कोई कंस्ट्रेंट्स भी होंगे, उसके साथ कंस्ट्रेंट भी आ जाते हैं। तो वहां पे जो डिसीजन, हम बुनियादी तौर पे डिसीजन को ऑब्जेक्टिव के तौर पे मान के कंस्ट्रेंट्स को मॉडल करके तो हम पूरे का पूरा वो कोर्स पढ़ाते हैं जो डिसीजंस के ऊपर बुनियाद रखता है। फिर जब हम उसमें प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच ऐड कर लेते हैं जिसमें हमें यकीन नहीं है कि आगे हमें चीज़ों की कितनी ज़रूरत होगी। मिसाल के तौर पे अगर आपको सप्लाई चेन की प्रॉब्लम हुँ, देखनी है हुँ। तो आप नहीं बता सकते कि अब से 4 माह बाद जो भी कोई गिवन बिजनेस होगा उसमें जो कस्टमर्स हैं सर्टनली उतने ही होंगे। तो आप एक रेंज बता सकते हैं। तो आपकी जो कन्वेंशनल डिसीजन मेकिंग है, जब उसमें आप प्रोबेबिलिटी का एलिमेंट डाल लेते हैं तो फिर वो अनसर्टेन डिसीजन मेकिंग में चली जाती है। और इस वक्त मेरा ख्याल है हमारे मुल्क में और मैथ की जो वर्ल्ड ओवर रिसर्च हो रही है उसमें डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और अब जो मज़ीद काम हो रहा है उसमें डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स और मशीन लर्निंग को मिक्स कर दिया गया। और इन सब को कभी भी आप ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी से दूर नहीं रख सकते। तो सही जो है। ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी है वो बुनियादी तौर पे ये डिसीजन मेकिंग की ही सारी टेक्निक्स, यानी कि आप जो न्यूरल नेटवर्क है वो भी इसी बारे में? वो भी इसी बारे में। सही हो गया। न्यूरल नेटवर्क भी आपको प्रेडिक्शन के लिए, आप यूँ कह लीजिए आपने एक प्रेडिक्शन मशीन बना ली।
सही। वो प्रिडिक्शन मशीन आपको आपकी जो प्रिडिक्शंस है उनसे थोड़ा बहुत डिविएट कर सकती है, और उस डिविएशन की भी आप उस पर भी बात कर सकते हैं। सही हो गया। तो वो सारी चीज़ें, और उसमें फिर न्यूरल नेटवर्क में आगे बहुत वसअत है, उसमें बहुत इनोवेशंस हैं, तो वो सारी फिर चीज़ें थोड़ी स्पेशलाइज हो जाएंगी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर। तीसरा क्वेश्चन है सर मेरा कि ये मॉडर्न वर्ल्ड को समझने के लिए मैथ ज़रूरी है? देखिए, मैंने जैसे आपसे कहा कि कुछ भी आपको प्लान करना है, तो जब हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करते हैं तो मॉडर्न वर्ल्ड एआई वाली दुनिया है। बिल्कुल। अब एआई वाली जो दुनिया है वो बुनियादी तौर पे एआई वाली दुनिया मशीन लर्निंग और एक्सपर्ट सिस्टम्स है। जब हम मशीन लर्निंग की बात करेंगे तो मशीन लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क का जो ऑब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंटिस्ट में और मैथमेटिशियन की अप्रोच में ये होता है, कंप्यूटर साइंटिस्ट उसकी इंप्लीमेंटेशन साइड कवर करता है, सही। जो मैथमेटिशियन है उसके सारे कंपोनेंट्स को कवर करता है। आप उसकी इनपुट ले लें, आप उसके एक्टिवेशन फंक्शन ले लें, आप उसके वेट्स बाइसेस ले लें, वो आपके लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस के आइडियाज़ पे चलता है। आप उसकी फीड फॉरवर्ड प्रोपोगेशन ले लें, बैकवर्ड ले लें, लॉस फंक्शन ले लें, ग्रेडियंट डिसेंट ले लें, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट ले लें, ये 100% मैथमेटिक्स ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक। और सिर्फ मैथमेटिशियन ही उनको उस गहराई में समझ सकता है कि आप उससे ठीक काम ले पाए। तो जो दुनिया में इस वक्त कंप्यूटर साइंटिस्ट मैथ से दूर नहीं है, और मैथ का जो एक्सपर्ट है अगर वो इस साइड पे काम करता है तो वो कंप्यूटर साइंस से दूर नहीं है। सही हो गया। तो ये बुनियादी तौर पे जब हम ये कहते हैं कि जी हम उसकी एक स्पेशलाइजेशन एआई करवाएंगे, तो हम एआई से एसोसिएटेड मैथमेटिक्स की बात करते हैं। सही हो गया। मतलब कि लोग यही समझते हैं कि जैसे जो एआई है या डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग है, ये सिर्फ कंप्यूटर के लोग कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट कर सकते हैं। देखिए, जो बहुत सारी किताबें लिख दी गई, आप कोई भी किताब खोल के देख लीजिए। इस वक्त तो चैट जीपीटी आपको बहुत बड़ी फैसिलिटेशन देता है। तो आप एआई और मैथमेटिक्स का रिश्ता समझ लीजिए वहां से। सही। आपको ये भी आपको मैथमेटिक्स ऑफ एआई देखना है, आपको ये देखना है कि जो डीप लर्निंग है उसके ऑब्जेक्ट्स किस तरह के हैं, क्या आप उनको मैथ के बिना काम चल सकता है। और मैथ भी सिंपल वाली नहीं, एडवांस मैथमेटिक्स आपको चाहिए, जहां पे आपको 5-6 डिफरेंट सो कॉल्ड सब्जेक्ट्स के नॉलेज को आपको इंटीग्रेट करना है, तो आप डीप लर्निंग को हाथ डाल पाएंगे। सही। तो मैंने यही आपसे अर्ज की ना कि जो अब हम सारे ही अपने कंट्रीब्यूशन के चक्कर में हैं, तो जो कंप्यूटर साइंटिस्ट की अप्रोच होगी वो इम्प्लीमेंटेशन वाली साइड पे ज़्यादा होगा। ठीक है। वो न्यूरल नेटवर्क को एज ब्लैक बॉक्स ट्रीट करके सारी चीज़ें करेगा। ठीक है। देखिए, उसमें लोगों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली, मैथ को नेसेसरी स्किल्स डेवलप कर ली, और वो उसकी डिटेल्स को समझने लग गया, तो वो और बात है। ठीक हो गया। तो अब कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए मैथ के करीब होना कोई अननेचुरल नहीं लगता। इसी तरह से मैथमेटिशियन का कंप्यूटर साइंस के करीब होना वो भी अननेचुरल नहीं। सही हो गया। तो ये मर्जर से ही चीज़ें चलेंगी। इस वक्त मल्टी डिसिप्लिनरी इंटर डिसिप्लिनरी वाला रवाज है। इसका मतलब कि एक बात तो क्लियर होगी कि विदाउट मैथमेटिक्स एआई में काम करना पॉसिबल नहीं है। सही हो गया। तो एक वैसे जनरल क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि अगर एआई का कोई चैट रोबोट है, उसके पीछे कितने % मैथमेटिक्स है? देखिए, आपने जब भी कोई फिक्रा बोलना है तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। आपने जो भी आपके सेंटेंसेस हैं, जो भी आप उसको फीड करते हैं, तो वो पहले वेक्टर्स की लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। जब वेक्टर्स की लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है तो वेक्टर्स के बीच के रिलेशनशिप को आपको देखना है। अब वेक्टर्स की जो पूरे का पूरा नॉलेज हम देते हैं, और जब या जो वेक्टर्स का आपस में इंटरप्ले है, वो सारे का सारा लीनियर अलजेब्रा में कवर होता है। सही हो गया। मैट्रिक्स कंप्यूटेशन में कवर होता है। अब अगर किसी को लीनियर अलजेब्रा और मैट्रिक्स कंप्यूटेशन या एडवांस लीनियर अलजेब्रा की चीज़ें नहीं पता, तो वो तो इसमें आगाज़ भी नहीं कर सकता। सही हो गया। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो, कंप्यूटर विजन हो, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, वो भले उनका जो टाइटल है वो तो यकीन, और ये पढ़ाई भी ज़्यादा कंप्यूटर साइंस में जाते हैं, लेकिन जो उसकी बैकग्राउंड है वो तो मैथ की साथ जुड़ी हुई है। सही हो गया। यानी कि मैथ बहुत ज़रूरी है इस काम के लिए। जी बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। थर्ड मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अब मैथमेटिक्स है, मैथमेटिशियन है जिसने मैथ सीख ली है, उसके बाद मैथ की स्किल्स भी हैं, तो अब जो ज़ाहिर अगर उसको मार्केट में जाना, तो जो रियल वर्ल्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे इंजीनियरिंग की इंडस्ट्रीज हो गई, टेक्नोलॉजी की हो गई, मेडिसिन इंडस्ट्री हो गई, तो इन इंडस्ट्रीज़ में मैथमेटिशियन का क्या रोल हो सकता है? देखिए, जब से ये, अब एक तो रोल ये हो सकता है आपका किसी भी इंडस्ट्री में कि जो ऑपरेशंस होते हैं किसी भी इंडस्ट्री के, वो सारे के सारे ऑपरेशंस रिसर्च के कोर्स में पढ़ाते हैं। फ्रॉम प्रोडक्शन टू सप्लाई चेन टू ट्रांसपोर्टेशन टू वर्कफोर्स प्लानिंग टू डेटा हैंडलिंग, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो उधर चाहिए वो हमारे तालिब इल्म को, मेरा ख्याल है, उन पे स्ट्रॉन्ग ग्रिप होती है। ठीक हो गया। जो हमारा तालिब इल्म को कुछ मिसिंग लिंक्स है जिन पे काम करना है कि रेलेवेंट बिजनेस को वो कितना समझता है।
बाकी रह गया हेल्थ केयर का मामला। तो जहां पे भी वर्ड एनालिटिक्स आ जाएगा तो हेल्थ केयर भी इस वक्त एनालिटिक्स के साथ जुड़ गई, हेल्थ केयर भी इस वक्त मशीन लर्निंग के साथ जुड़ गई। सही। तो इस वक्त बल्कि पाकिस्तान के कुछ लोग हैं ऐसे जो कि एक्सटेंसिवली इस पे काम भी कर रहे हैं। सही हो गया। मैथमेटिकल बायोलॉजी पे बहुत काम हो रहा है, वही वाले जो ग्रुप्स हैं वो फिर इस साइड पे भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। जो हेल्थ केयर है वो उधर भी मामला है इस वक्त। जो स्पेशलाइजेशन थी ना कि नैरो स्पेशलाइजेशन, अब उसकी तो गुंजाइश भी नहीं है। सही हो गया। अब मैंने जैसे आपसे कहा कि वो ब्रेथ चाहिए आपको, डेप्थ चाहिए आपको, तो ब्रेथ में बहुत सारी चीजें कवर होंगी। अब इसी से मेरा क्वेश्चन है कि क्या मेडिसिन बनाने में भी मैथमेटिक्स का रोल हो सकता है? हाँ, मैं बहुत ज़्यादा उस पे ना कोई एक्सपर्ट ओपिनियन तो नहीं देने की पोजीशन में, लेकिन जो जितनी भी इस वक्त मेडिसिन डेवलपमेंट है, मेडिसिन डेवलपमेंट भी बुनियादी तौर पे जब आपने उसको कंपोनेंट्स देखना है तो सारे का सारा जो खेल है वो कॉज और इफेक्ट का है। सही हो गया। आप क्या इंग्रेडिएंट्स डालना चाहते हैं और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखना चाहते हैं। अब अगर आप वो एक तो आपने लैब में रिलेशनशिप डेवलप कर लिया, अब उस रिलेशनशिप को अगर आप डाटा की अप्रोच से देखेंगे और सिमुलेशन की अप्रोच से देखेंगे तो आपकी वो वाली स्टडीज बेहतर हो सकती हैं। सही हो तो गया। जहाँ पे काज इफेक्ट का रिलेशनशिप होगा वहाँ पे मैथ तो आ ही जाएगा। तो जब आपने कोई भी मेडिसिन बनानी है तो उसमें इंग्रेडिएंट्स और उनकी जो भी आपको रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज चाहिए तो उनमें काज इफेक्ट रिलेशनशिप तो होगा, कुछ और ना भी हो। सही हो गया। तो यहाँ पर मैथ आ सकती है। देखिए जहां पे भी काज इफेक्ट है तो आपकी जिंदगी की कौन सी डोमेन ऐसी है जिसमें काज इफेक्ट नहीं है? बिल्कुल सब में होता है। तो ये इसलिए आप इसी वजह से हर जगह पढ़ाया भी जाता है। अब किसी को पसंद आए, किसी को समझ आए या ना आए, उससे सब्जेक्ट की वक़्त पे कमी नहीं होती। सही हो गया। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि डाटा साइंस में मैथ का क्या किरदार है? जो डाटा साइंस है आपने डाटा से लर्न करना है। जब हम ऑप्टिमाइजेशन की कोई भी प्रॉब्लम लेने लगते हैं तो उसमें आपके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो आमतौर पर डाटा से आ रहे होते हैं। आप प्रीवियसली आपकी वो एक मार्कोविट्स पोर्टफोलियो प्रॉब्लम है जो कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में है, वो सारे का सारा डेटा ड्रिवन होता है। पिछले सालों के इन्वेस्टमेंट के नतीजे देख रहे होते हैं कि उन पे कितना रिटर्न आया, तो सारा जितना आपके पास अच्छा डाटा हो आप उतना अच्छा मॉडल बना सकते हैं। तो जो डाटा साइंस है उसकी जितनी भी मॉडलिंग है वो तो मैथ की बुनियाद पे होगी। और डाटा साइंस को आपने अगर उसमें एक्सपर्टीज डेवलप करनी है तो आपको रेट ऑफ चेंज का फिनोमेना की भी समझ होनी चाहिए, आपको कैलकुलस क्या है, आपको क्यूमुलेट करनी भी आनी चाहिए चीज़ें। तो कैलकुलस के जो हम मैथ के तीनों कोर्सेज पढ़ाते हैं वो तीनों की बैकग्राउंड चाहिए आपको डाटा साइंस में। लीनियर अलजेब्रा आपको ज़रूर चाहिए। सही हो गया। साथ ही आपको स्टेटिस्टिक प्रोबेबिलिटी भी चाहिए, साथ ही आपकी ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी भी चाहिए। तो 6 कोर्सेज ऐसे होते हैं मैथ के जो कि इन सारे डोमेन्स में ज़रूर आते हैं। ठीक है, वो आएंगे तो बात बनेगी। अब ना मैंने वैसे मेरे ध्यान में क्वेश्चन आ गया कि मैंने देखा था कि जो हाईली पेड जॉब्स हैं उनमें डाटा साइंस भी आती है। सिर्फ डाटा साइंस नहीं आती, डाटा साइंस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक हो गया। जो क्वांटिटेटिव एनालिस्ट हैं जिनको हम अब उनके लिए नया नाम आता है क्वांट्स। ठीक है। क्वांटिटेटिव फाइनेंस के एक्सपर्ट्स होते हैं। उन लोगों की खास स्किल ये होती है कि वो फाइनेंस भी जानते होते हैं साथ साथ। सही। वो एक्सट्रीमली वेल पेड प्रोफेशनल्स। एक्चुरियल मैथमेटिक्स है, एक्चुरियल मैथमेटिक्स को भी एक्चुरीज को भी डाटा आना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के खेल की पता होना चाहिए। फिर उनको ये असेस करना है कि जी कोई भी इंसान है वो अगर उसने इंश्योरेंस करा ली तो क्या इसके क्या चांसेस हैं कि वो अगले 10 साल जिंदा रह जाएगा, 20 साल जिंदा रह जाएगा। जो आपकी पेंशन मैथमेटिक्स है वो लोग भी जो पेंशन मैथमेटिक्स का डाटा देखते हैं वो भी डाटा साइंस के एक्सपर्ट होने चाहिए। सही हो गया। तो या उनको भी डाटा साइंस की रीजनेबल नो हाउ होनी चाहिए। तो डाटा साइंस अकेले से शायद उतने आप रिवॉर्ड नहीं ले पाएंगे जितने आप उसको अगर किसी और फील्ड की स्पेशलाइजेशन के साथ जोड़ लेंगे तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा। सही हो गया। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। जो भी क्वेश्चन से हमें आपके आंसर्स बहुत अच्छे लगे। उम्मीद है कि जो देखने वाले व्यूअर्स होंगे वो इसको फॉलो भी करेंगे और अपने आप को बेहतरी की तरफ लाएंगे भी। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।